वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब करेंगे हम यूनिट 2 स्टार्ट, जिसका पार्ट 1 है ये। ठीक है, वी उपनिवेशीकरण पढ़ना है और उसके बाद का समय देखना है। ठीक है, कि उपनिवेशीकरण क्या है, वी उपनिवेशीकरण क्या है, उसके बाद का टाइम पीरियड कैसा गया। ठीक है, यही है इसमें इम्पॉर्टेंट। और एक ये आपका एक ही चैप्टर है, बस ये समझो। पहले सिलेबस देख लीजिए कि इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है यूनिट 2 में, छोटी सी यूनिट है, एक चैप्टर में कवर है, 2 पार्ट में हम इसे कवर कर देंगे। ये सारी चीज़ें देखनी है आपको मेन। और अल्जीरिया का जो स्वतंत्रता संग्राम है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि अल्जीरिया को कैसे फ्रीडम मिली। जैसे हमारा देश कितने सालों तक, 200 साल तक जूझता रहा ब्रिटिश वालों के उपनिवेश थे, कि हम उनके कब्ज़े में थे। तो हमने कैसे कैसे लड़ाई की, कितने लोगों की मृत्यु हुई इसमें, ये सारी चीज़ें ऐसे इनका, कि अल्जीरिया वालों ने क्या क्या चीज़ें करी कि इनको स्वतंत्रता मिली। ये एक मैप क्या है, ये वर्ल्ड का मैप है आपका। ये क्या दर्शा रहा है कि इन्होंने, ब्रिटिश वालों ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड पे ही कब्ज़ा कर लिया था। ऐसा कोई देश नहीं छोड़ा था इन्होंने जिसको अपना उपनिवेश ना बनाया हो। उपनिवेश क्या होता है, किसी अपने से छोटे देश पे जाके कब्ज़ा कर लेना, कि आप व्यापार करने गए और कर लिया क्या आपने कब्ज़ा। ये देखो वर्ल्ड के ऊपर ये इनकी वो बैठी हुई है, महारानी जो है, ये इनके झंडे, कि ये इन्होंने हर जगह जाके कब्जे करे हैं। तो उसी चीज़ को समझेंगे। पहले एक बार उपनिवेश समझाती थी जिन बच्चों को नहीं पता। कॉलोनिज्म के कहा जाता है जिसे, उपनिवेश का अर्थ। उपनिवेश के तहत किसी क्षेत्र एवं वहाँ के नागरिकों पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण बनाना है, कि तुम उनके ऊपर क्या करो, कंट्रोल कर रहे हो। तुम्हारा उस देश से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हो तुम्हारा देश यहाँ है, वो यहाँ देश है, तुम्हारा उनसे कोई संबंध थोड़ी है। लेकिन तुम वहाँ गए और जाके उन पर कब्जा कर लिया तुमने। क्यों? क्योंकि वो तुमसे गरीब थे, वो तुमसे कमज़ोर थे। तुमने वहाँ जाके ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, झूठ बोल के तुम आए। तुमने कंपनी लाए, अपनी कोई भी कंपनी हो सकती है, कंपनी लाए, तुमने ये बोला कि हमें व्यापार करना है। व्यापार तो नहीं किया तुमने हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया उनकी राजनीति में, उनके ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, खुद की सरकार बना दी। जैसे हमारे यहाँ हुआ था कि आई क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, व्यापार करने आई थी, लेकिन यहाँ आके बस गए, 200 साल बाद गए और इतना लूट के लेके गए, पूछो मत कितना ले गए। ठीक है, जो दीर्घकालीन प्रक्रिया में प्रतिफल होता है, क्या धीरे 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 करके करके क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया पर यूरोप का शासन था। हम सारे लोगों पे किन्हों का, यूरोप वालों ने शासन करा था। जबकि साम्राज्यवाद के तहत विदेशी शक्तियाँ किसी भी क्षेत्र पर एवं वहाँ के नागरिकों को प्रमुख अधिकार कारकों पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, क्या कर रही है, दूसरा देश आके, दूसरे देश में आके, एक देश आके दूसरे देश में कब्जा कर रहा है, प्लस उसके सारे अधिकारों वगैरह पे, हर चीज़ पे क्या है, कंट्रोल कर रहा है। ये हो गया आपका उपनिवेशी। बहुत सारे पहले के टाइम पे क्या करते थे देश, अमीर देश छोटे छोटे देशों में जाके हेल्प के नाम पे कब्जा कर लेते कि हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, हम यहाँ पे व्यापार करने आए हैं, तुम्हारे को हम रक्षा करेंगे तुम्हारी, ऐसे ऐसे करके कब्जा कर लेते थे कि हम तुम्हें टेक्नोलॉजी देंगे। ये सब चीज़ें क्या हुई, उपनिवेशीकरण। अब है वी उपनिवेशीकरण। वी, इसका मतलब क्या है, फ्रीडम। कि अब क्या होंगे, ये जो जितने भी कब्जे वाले देश थे, ये मांगेंगे स्वराज। क्या मांग रहे हैं बेटा, स्वशासन, कि हमें स्वतंत्र होना है। स्वशासन, स्वशासन क्या बता रहा है ये, वी उपनिवेशीकरण, स्वशासन डीकोलोनाइजेशन को बता रहा है, कि जिन जिनको तुमने कॉलोनाइज कर रखा था, जिनको ऊपर आपने उपनिवेश कर रखा था, उन्हें छोड़ दो, तो उसे क्या कहा जाएगा, वी उपनिवेशीकरण। ठीक है, और ये थे कौन, सारे एशिया एवं अफ्रीका देश। सारे एशिया और अफ्रीका वालों पे किन्होंने क्या कर रखा था, ब्रिटिश वालों ने कॉलोनाइज कर रखा था। फ्रांस वाले थे, जापान वाले थे, इन सब ने क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था। तो अब जब इसे छोड़ेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, वी उपनिवेशीकरण। ठीक है, औपनिवेशिक शासन का हटाना, विघटन करना, उसको हटा देना उनको, जिससे क्या होगा इसमें, कि एक प्रक्रिया के रूप में वी उपनिवेशीकरण ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, के खुद डिसीजन लेंगे, कोई और डिसीजन नहीं लेगा आपके लिए, आत्मनिर्णय, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, खुद का डिसीजन, सेल्फ डिसीजन, समानता, के सब बराबर हो जाएंगे, स्वतंत्रता, आप फ्री हो जाओगे, फ्रीडम आपको दे दी जाएगी। ठीक है, जैसे मापदंडों को प्रेरित करता है। ये जो आपका ये वी उपनिवेशीकरण क्या है, ये सारी चीज़ों को बताएगा। लोकतंत्र हो गया, गणतंत्र, राज्य हो गया, गणतंत्र हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, राजनीतिक परिवर्तन आंतरिक स्तर पर यानी औपनिवेशिक साम्राज्य के भीतर और बाहरी स्तर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे थे। ये क्या है, ये जो हो रहा था चेंजेस, वी उपनिवेशीकरण के हो रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे थे। कि क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो ये इतनी कमज़ोर पड़ गई, बड़ी बड़ी जो महाशक्तियाँ थी, कि उनको अपने जितने भी कॉलोनी बना रखे थे ना, उन्होंने जितने भी उपनिवेश देश बना रखे थे, उनको छोड़ के जाना पड़ा। और हम भी ऐसे ही आज़ाद हुए थे जब हम ब्रिटेन के कब्जे में थे 200 साल तक। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो वहाँ से कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सारा पैसा, सारी ताकत उनकी वहाँ लग रही थी, तो वो हमारे देश को कंट्रोल करने लायक बचे नहीं थे। प्लस यहाँ पे हमारे यहाँ पे फुल
खतरनाक लेवल पे हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो वो उनको यहाँ से जाना ही पड़ा, क्योंकि वो अपने देश को बचाना चाह रहे थे कि पता चला हमारा देश रह गया, इनके ऊपर कब्जा कर रहे हैं, हमारा वहाँ से देश लूट गया। तो उनको अपने खुद को देश को बचाने के लिए उन्हें छोड़ना ही पड़ा था। सिचुएशन ऐसे चल रही थी उस वक्त कि ये वाली आत्मनिर्णय, समानता, स्वतंत्रता की लहर चल रही थी कि आप जाओ यहाँ से हमें छोड़ के। खुद भी लोग विरोध कर रहे थे, प्लस उनकी खुद की सिचुएशन ऐसी थी कि उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इतनी हानि हुई कि वो खुद भी गए हैं, ठीक है। तो इसी को कहा जा रहा है वी उपनिवेशीकरण, जिसमें उन्हें क्या है, आज़ाद कर दिया जाएगा। आंतरिक दृष्टिकोण से गलत निर्णय, दमन और सफल शोषण की नीति ने ही उपनिवेशीकरण शक्तियों को स्तर पर उनकी गिरावट में योगदान किया। जो जो चीज़ें गलत कर रहे थे इसके खिलाफ ही हम लोग सारे खड़े हुए, और हमें क्या है, विउपनिवेश होने के लिए वो मिला प्रोत्साहन कि हमें इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। सारी जनता में क्या जाग गई, राष्ट्रवाद की भावना कि ये हमारा देश है, हमारे देश में हमारा अधिकार है, उनका खुद का देश है उनके पास, तो वो वहाँ जाए, यहाँ क्यों आए हुए हैं, ठीक है। आत्मनिर्णय की भावना जो है बढ़ने लग गई कि हमें खुद का सेल्फ डिसीजन चाहिए, हमारे लिए रूल्स और रेगुलेशन ये क्यों बना रहे, हमारे सारे निर्णय ये क्यों ले रहे, ये वाली क्या है, इस वाली भावना में ना वृद्धि होने लग गई। फिर क्या हो गई, ये सारे लोग इसके प्रति वो गए, प्रेरित हो गए कि इसकी तरफ आग्रहित हो गए, ठीक है। उपनिवेशी शक्तियों का सामना करने के लिए ये सारी फीलिंग्स उनके आने लग गई। राष्ट्रवाद सबसे पहले अगर नींव रखी गई कि इनको हमें यहाँ से भेजना है, ठीक है। इन शक्तियों को, उपनिवेशिक शक्तियाँ पावरफुल थे या अमीर थे, पैसे वाले, इनसे लड़ने के लिए राष्ट्रवाद सबसे बड़ी एक भावना थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये देखो, आत्मनिर्णय, बार बार घूम घूम के ये है आत्मनिर्णय, स्वतंत्र, स्वराज, इन सारी चीज़ों से क्या हुआ कि ये जो हमारे साथ असमानता कर रहे थे इसको बंद करने के लिए विउपनिवेशीकरण की भावना उठने लगी, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहले इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा, उसमें आधे कमज़ोर हो गए, फिर वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला आपका, उसमें ये आधे से ज़्यादा क्या 80% ये खुद कमज़ोर हो गए थे कि इनके खुद की देश में बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि हो गई, तो इनको फिर छोड़ के जाना पड़ा। इस टाइम पीरियड पे वाली फीलिंग आ गई थी कि जाओ अब, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, विउपनिवेशीकरण कब प्रारंभ हुआ। अब ये वही वाली बात आगे कर रहे हैं कि कब स्टार्ट हुआ कि लोगों ने, ये जो देश थे जिन्होंने कब्जा कर रखा था, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस वाले बड़े बड़े जो अमीर देश हैं, महाशक्तियाँ, इन्होंने कब्जा जो कर रखे थे, कब छोड़ के गई, ये बोलो कब। तो इसमें क्या है, 1940 के टाइम पीरियड में, 1947 में हम आज़ाद हुए, 40 के टाइम पीरियड में, क्योंकि 45 में क्या है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ है, तो ये 40 बता रहे हैं, इससे 5 साल पहले का टाइम पीरियड बता रहे हैं। 40 के बाद राजनीतिक परिवर्तन शुरू हो गए। राजनीतिक परिवर्तन क्या, जो लोग बहुत अमीर थे वो गरीब होने लग गए। जापान बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसने कब्जे भी कर रखे थे, उसने उपनिवेश बना रखा था दूसरे देशों को, लेकिन उसके ऊपर खुद के ऊपर 2 बार वो हो गया एटॉमिक बॉम्ब का हमला, जिससे क्या है वो खुद कमज़ोर पड़ गया, तो उसको अपने जितने भी उपनिवेश थे वो छोड़ने पड़ गए। ये सारी चीज़ों में परिवर्तन आने लगे। इसकी तीव्र काफ़ी नाटकीय थी, मतलब ये बहुत बड़ी स्पीड से चेंज हुआ, राजनीतिक परिवर्तन फटाफट चेंज हो रहे थे। औपनिवेशिक शक्तियाँ जो थी लोगों को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था, सभी, हम भी कर रहे थे। हमारे यहाँ पे भी ये वाला जो टाइम पीरियड चल रहा था 19वीं सदी का, हमने भी फुल कितने सारे आंदोलन आए, कितने सारे लोगों की जान गई। हमारा भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा चल रहा था, इतने सारे आंदोलन चल रहे थे। तो ये कि इनको ना औपनिवेशिक शक्तियाँ जितनी भी थी सबकी बता रहे हैं, सिर्फ हमारे देश की बात नहीं कर रहे, जितने भी जहाँ जहाँ शक्तियाँ थी वहाँ पर ना लोगों का इनको भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। सब जगह पे लड़ाई चल रही थी, और चल किसके लिए थी, लोकतंत्र के लिए, स्वतंत्रता के लिए, कि छोड़ो हमें और आप जाओ अपने देश में, जो भी आपका देश है वहाँ पे जाओ, हमें लोकतंत्र चाहिए। तो फुल हाई लेवल पे यहाँ पे क्या है, सब जगह ही लड़ाई चल रही थी, भारी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा था, जिसके लिए लड़ नहीं पा रहे थे। कि एक तो खुद के देश में लड़ाई चल रही है, वर्ल्ड वॉर 2 को झेल रहे थे वहाँ से, जहाँ जहाँ कॉलोनी बना रखी थी वहाँ पे भी लड़ाई चल रही, तो इतना नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि कम से कम हम अपने देश को तो बचा लें, जो हमारा खुद का देश है, जो हमारा घर है, हम पहले उसे बचाएंगे, और बाकी के ये जो लोग हैं इनको छोड़ देते हैं, इनको फ्री कर देते हैं। फिर ये छोड़ के चले गए थे। फिर ये क्या, उपनिवेशिक शक्तियों का विनाशकारी तरीके से विफल रही, इनका बहुत मतलब विनाशकारी तरीके से ये धीरे धीरे करते हुए विफल होती चली गई। उदाहरण के लिए बोल रहे 1949 में डच ईस्ट इंडीज़ ने हार गई। ये सारी क्या है, जितने भी ये हैं कंपनी, जैसे हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वैसे इनकी डच वाली थी, इंडीज़ वाली, ये जितनी भी कंपनियाँ आई थी, ये सारी धीरे धीरे हारती जा रही थी और जाती जा रही थी। 1947 में अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया, हमारा बता रहे हैं कि 47 में हम आज़ाद हो गए थे, ठीक है। 1954 में डायन बियनफुल ने फ्रांस को सैन्य हार में समाप्त कर दिया, ठीक है। ये भी हमारे बाद आज़ाद हुए 54 में, फिर ये फ्रांस वालों में हुए। तो ये एक एक कर
हमारे बाद और देश क्या है, आज़ाद होते चले गए। ये वही सारी चीज़ बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये आज़ाद होने स्टार्ट हुए, कब हुआ ये प्रारंभ, और हुआ इस टाइम पीरियड में 1940 के बाद का टाइम पीरियड, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ये खुद कमज़ोर हुए तब इन्होंने दूसरों को छोड़ना आज़ाद किया, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण आलोचना साहित्य था। ये एक साहित्य का नाम बता रहे हैं जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई कि ये कितना गलत था, ठीक है। जिसमें उपनिवेशीकरण को एक हिंसक परिवर्तन के रूप में वितरण किया गया, बताया गया कि एक हिंसक परिवर्तन हुआ कि लोगों ने लड़ना स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे को लड़ाई करके अपने आप को आज़ाद करवाया। इसमें पूरा बुक में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बुक का नाम आप रेफरेंस में लिख सकते हो, डाल सकते हो, ठीक है। यह एक हिंसक मामला था, हिंसक था क्योंकि लड़ाई हो रही थी, खून खराब हो रहा था। कितने अभी वियतनाम वॉर का पीछे देखा, कोरिया वॉर का देखा, जितने भी चीज़ें चली उसमें सब में लोगों की मृत्यु हुई है। यह एक हिंसा का मामला था 20वीं शताब्दी में उत्तरार्ध, जिसमें उदाहरण से भरा हुआ है। मतलब 20वीं शताब्दी में बहुत सारे उदाहरण भरे हुए हैं, कोई एक भी नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं। अफ्रीका का ले लो, हमारा खुद का ले लो, फ्रांस वाला ले लो, जापान वाला ले लो, कितने सारे उसमें उदाहरण लिखे हुए हैं। जैसे कि भारत का विभाजन, भारत का ही दे रहे हैं उदाहरण। ये 47 में अल्जीरिया वॉर का दे रहे हैं। ये अल्जीरिया वॉर आपको भी आगे पढ़ना है, पूरा डीप में है आपका अल्जीरिया वॉर का, ठीक है। भारत का नहीं है। भारत का आपको पता है भारत वाला क्या सिचुएशन थी, 1946 से 54 तक का प्रतिनिधित्व करना था, ठीक है। ये सारे इनका बता रहे हैं एक एक करके। अल्जीरिया वाला ना भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करके रखो और आगे भी हम करते हैं, ठीक है। फिर ये क्या है, इंडोनेशिया की हिंसा, इंडोनेशिया वालों का बता रहे हैं। कोरिया युद्ध का बता रहे हैं, जो हमने भी पीछे पढ़ा है, कोरिया युद्ध पूरा पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। आदि ये सारे और एक्सेट्रा और भी बहुत सारी जगह पे, सब जगह पे यही था कि दूसरे बड़े बड़े जो अमीर देश थे उन्होंने छोटे वाले देशों पे कब्जा कर रखे थे, जिससे क्या था, उन देशों के बहुत बहुत नुकसान होता था। उनको लूटते थे, उनके साथ गलत करते थे, गलत गलत कानून बना रखे थे, दुगना लगान ले रहे थे, सब कुछ गलत कर रहे थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार था। तो वो फिर लड़ना स्टार्ट हो गए कि अगर हमें मरना ही है तो फिर हम लड़के मरेंगे, हम ऐसे क्यों मर जाए। लड़ाई इन्होंने करनी क्या करी, स्टार्ट करी। और दूसरी चीज़ क्या हुई, एक तो इन्होंने खुद ने लड़ना स्टार्ट कर दिया, दूसरी चीज़ ये खुद भी कमज़ोर हो गए। जो ये सारे कॉलोनी वाले थे, जो अमीर अमीर देश थे जैसे ब्रिटेन वाले थे, ये खुद कहाँ कमज़ोर हुए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका अल्जीरिया युद्ध, अल्जीरिया वॉर, जिसे अल्जीरियाई क्रांति या अल्जीरियाई स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। जैसे हमारा पूरा स्वतंत्रता संग्राम चला ना कितने लंबे टाइम पीरियड तक, वैसे इनका कि ये कैसे स्वतंत्र हुए। अब इनकी आबादी क्या थी, ये सारे आधे वो थे मुस्लिम लोग, ठीक है। मुस्लिम सारे अरबी होते हैं ना, इस्लाम को मानने वाले। ध्यान से देखो फोटो में, इन्होंने बुरखा पहन रखा, इन्होंने भी बुरखा पहन रखा, तो ये इनकी आबादी वाले थे। और इनके साथ कैसे कैसे गलत हो रहा था, फिर उसके खिलाफ इन्होंने कैसे कैसे लड़ाई की, उसकी पूरी कहानी है। जैसे हमारी पूरी कहानी थी वैसे है, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में इसके आने के चांसेस हैं, तो इसको ध्यान से करेंगे। इसमें है क्या, जैसे हम पे इन्होंने कब्जा कर रखा था ब्रिटेन वालों ने, इनके ऊपर किसने कर रखा था, फ्रांस ने कब्जा कर रखा था 1830 में, 1830 में इनके ऊपर कब्जा हुआ था। ये आपका 1813। अल्जीरिया की आज़ादी की लड़ाई वी उपनिवेश की प्रक्रिया से संबंधित है। ये भी क्या है, लड़ रहे थे वी उपनिवेश होने के लिए कि हमें फ्री करो। सबसे विवादास्पद और दूषित रही, मतलब ये बहुत लंबी लड़ाई चली, बहुत गलत गलत इसमें चीज़ें हुई। और जितना गलत हमारे साथ हुआ है ना आज़ादी के टाइम पीरियड पर, जब हम कितना हमारे साथ अंग्रेज़ों ने गलत किया, इनके साथ उनसे भी ज़्यादा हुआ है, हमसे भी ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि इनके यहाँ पे क्या था, जो फ्रांस की सरकार थी ना, उन्होंने इनकी जगह को अपनी जगह बता दिया। जैसे हम तो कब्जे में थे ना कि भारत हमारा ही था, बट हम कब्जे में थे, हम सारे नागरिक थे यहाँ के। इनके साथ क्या किया फ्रांस ने कि ना, ये जो जगह है ना अल्जीरिया वाली, ये हमारा हिस्सा है, फ्रांस का हिस्सा बता दिया, अपना हिस्सा घोषित कर दिया, मतलब ऐसे अनाउंस कर दिया कि ये तो हमारा एरिया है, ऐसे अपनी मर्जी से अनाउंस कर दिया। अब इन्होंने इसको अपना एरिया जैसे ही बताया, तो फ्रांस के लोग, यूरोप के लोग यहाँ पे अल्जीरिया वाले एरिया में आके बसने लग गए अलग अलग। तो अब ये जो लोग आने लग गए, इनको कोलोन कहने जाने लग गया, कोलोन, कि ये सारे लोग कोलोन है। जैसे हमारे यहाँ पे अंग्रेज को अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेज बोलते थे कि अंग्रेज है, इनको क्या कहने लगे थे, कोलोन, क्योंकि फ्रांस वाले भी थे, यूरोप वाले भी थे, यहाँ पे आके रहने लग गए, बसने लग गए। अब क्या कि ये जो आए थे ना अंग्रेज, ये जो आ रहे थे कोलोन जो थे, यूरोपी जो कहलाते हैं, यूरोपी लोग, इनको ना अधिकार दे रहे, स्पेशल ज़्यादा अधिकार दे रहे। और जो इनके खुद के अल्जीरिया के लोग थे उनको कोई अधिकार नहीं दे रहे, उनकी नागरिकता छीन ली है ना। अल्जीरिया वालों को ना हटा रहे उनकी ज़मीन से उनको हटा रहे, कॉलोन्स को वो ज़मीन दे रहे। अल्जीरिया वालों के जो स्कूल थे, जो उनके कॉलेज थे, उनको बंद कर दिया गया, न्यू स्कूल कॉलेज स्टार्ट कर रहे। और कैसे कर रहे कि अपनी भाषा को प्रमोट कर रहे, फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको प्रमोट कर रहे, यूरोपीय भाषाओं को प्रमोट कर रहे। इनकी जो खुद की अल्जीरिया वाले लोग हैं, ये मुस्लिम थे, तो इनकी वो चलेगी उर्दू, जो ये उर्दू पढ़ते हैं, अरबी पढ़ते हैं, इनकी भाषा को जीरो कर रहे। और इनसे ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें नागरिकता चाहिए ना तो हम तुम्हें नागरिकता दे देंगे, पर शर्तें ये हैं, तुम्हें फ्रेंच आनी चाहिए और अपना धर्म तुम छोड़ो।
और हमारी ना हेल्प करो, तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में वहाँ पे लड़ाई चल रही थी, तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी, तो हम तुम्हें नागरिकता दे देंगे, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, बट ये कि तुम्हें फ्रेंच आनी चाहिए और अपना तुम धर्म छोड़ो। अब देखो ये कितनी गलत बात है। जो ये मुस्लिम लोग हैं अपना धर्म से कितना प्यार करते हैं, तो उनका सबके मन में अपने धर्म के प्रति कितनी वो फीलिंग्स है कि हमारा धर्म है, अपना धर्म कोई क्यों छोड़ेगा। बट ये कि लोग अब परेशान थे कि इनके साथ गलत हो रहा है, अधिकार नहीं मिल रहा, उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, कोई भी अधिकार नहीं मिल रहे, चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, कोलोन को वोट देने का अधिकार दे दिया, जो बाहर के आए हुए लोग हैं, फ्रांस वाले जो लोग हैं उनको मिला हुआ अधिकार, लेकिन जो अल्जीरिया के लोग थे इनको अधिकार नहीं मिला, इनको वोटिंग के भी अधिकार नहीं मिल रहे, नौकरियों में इनको अधिकार नहीं मिले, इनको नौकरियां नहीं मिल रही बेचारों को, विधान पालिका में कहीं पे कोई जगह नहीं मिल रही, कोई हिस्सा नहीं मिल रहा, कोई इनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि खड़ा नहीं हो रहा चुनाव में, कुछ इनको मिल ही नहीं रहा अधिकारों के ना। फिर इन्होंने क्या किया, विरोध करना स्टार्ट किया 80-40 में, जैसे 30 में स्टार्ट हो रही ना दिक्कत, 10 साल बाद तक क्या है इन्होंने लड़ाई करनी फिर स्टार्ट कर दी कि तुम गलत कर रहे हो। इन्होंने आवाज़ उठानी स्टार्ट करी, कैसे करी इन्होंने, अल्जीरिया वालों ने पार्टीज बनानी स्टार्ट कर दी, नहीं कि ये हमारा ग्रुप है, एक धर्म वाले सारे एक हो गए कि हमें इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। बट क्या अब ये पावरफुल उनसे लड़ना इतना आसान तो है नहीं, तो ये लड़ाई चलेगी। अभी पूरी लड़ाई की स्टोरी समझनी है हमें कि कैसे हुई। फ्रेंच वालों ने जब इन्हें वाली बात बोली कि हम आपको दे देंगे, उन्हीं के देश में जाके उन्हीं के देश पे कब्जा करके उन्हीं को ये वाली बात बोल रहे हैं कि तुम्हें ना हम तुम्हारी नागरिकता दे देंगे, बट शर्तें ये हैं कि फ्रेंच सीखो पहले और अपने धर्म को छोड़ दो और हमारी तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी। तो 7,800 लोगों ने ना नागरिकता ली, क्योंकि देखो घर परिवार वाले लोग हैं, लड़ना हर कोई नहीं चाह सकता, हर सबके बस में नहीं है। लोगों को ये देखना होता है हमारा परिवार, हमारे बच्चे हैं, हमें नागरिकता की फ़िलहाल ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये हमें हटा देंगे, यहाँ से निकाल देंगे, हमें विस्थापित कर रहे हैं, पता चला कल को देश से ही बाहर निकाल दिया, तो फिर हम कहाँ जाके रहेंगे, कम से कम एक जगह तो हो रहने की। तो ये जो 7,800 लोग हैं ना, इन्होंने नागरिकता ले ली थी कि हमें आप नागरिकता दे दो, नागरिकता की उन्हें ज़रूरत थी, ठीक है। बाकियों की ने नहीं ली। फिर क्या है, लड़ाई वाली सिचुएशन आएगी, लड़ाई होगी आगे जाके, ये लड़ेंगे, पार्टीज बनाएंगे, नहीं की उसकी पूरी स्टोरी पढ़नी है हमें कि कैसे कैसे इन्होंने फिर लड़ाई करी इनके खिलाफ, वो पूरा समझना है। बेसिक मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। हुआ क्या है, अल्जीरिया के लोग हैं, फ्रांस वाले आए, उनके लोग बसने लग गए, अपने लोगों को अधिकार दे रहे हैं, उनके खुद के जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनको हटा रहे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं, उनके अधिकार छीन लिए सारे, उनके साथ मतलब उनकी नागरिकता तक छीन ली और उनकी जगह को अपनी जगह बता दी कि ये तो हमारा हिस्सा है, ऐसे मतलब अपनी मर्जी से। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल थे ना, पैसों के दम पे, ताकत के दम पे कब्जा कर रहा है इन्होंने। एक बार इसको रीड कर लेते हैं, बेसिक स्टोरी समझा दी। आगे फिर कैसे कैसे इन्होंने अपने आप को आज़ाद करवाया, ये सारा भी हम आगे करते हैं, ठीक है। अल्जीरिया की आज़ादी की लड़ाई में यह हो गया, दूषित रही राष्ट्रवादियों, जो राष्ट्रवादी थे, जो अपने देश के लिए लड़ रहे थे, इनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली हिंसक साधनों और फ्रांसीसियों द्वारा किए गए यातना तकनीकों के कारण यह कुख्यात है, ठीक है। क्योंकि ये देखो हिंसा तो होगी, अगर आप लड़ रहे हो, आज़ादी के लिए लड़ रहे हो, तो हिंसा तो होगी। हमारे भी देश में लड़ाई अगर हुई थी तो गांधी जी थे जो अहिंसक रूप से लड़ते थे। वो कैसे लड़ते थे, बिल्कुल भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाकियों ने हिंसा भी तो की थी। भगत सिंह ने हिंसा की थी, उन्होंने बम फोड़े थे। तो ये कि सबका तरीका अलग है। तो ये इनके यहाँ का बता रहे हैं कि इन्होंने जब राष्ट्रवाद की जो इन्होंने लड़ाई करी उसमें हिंसा इनकी हुई, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या करा, फ्रांसीसियों ने इनको दबाने के लिए कि एक लड़ाई ना हो, तो उसने क्या किया, यातना तकनीकें, टॉर्चर करना इन्होंने स्टार्ट किया। इन्होंने हिंसा करी, उन्होंने टॉर्चर किया, ठीक है। फ्रांसीसियों ने 1830 में आक्रमण कर, इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था, अल्जीरिया पर कब्जा कर लिया, अटैक किया, और वो बेचारे लड़ नहीं पाए अल्जीरिया वाले, इनके ऊपर हो गया पूरा का पूरा कब्जा। जो एक हिंसक आक्रमण था, कैसा था, हिंसा वाला आक्रमण था, मार काट खून खराबा मचा के इन्होंने इन पे गलत तरीके से कब्जा किया। फ्रांस वालों ने अटोम तुर्की साम्राज्य पर बढ़ावा हासिल करने में अल्जीरिया क्षेत्र में राजनीतिक महत्व के कारण इस क्षेत्र में आक्रमण किया था। यह फ्रांसीसी कब्जा एक अर्थ में अद्वितीय था, क्योंकि फ्रांस ने इस उपनिवेशी राज्य को घोषणा न करके महानगरीय फ्रांस का हिस्सा घोषित कर दिया। इसने ना इसको अपना ही हिस्सा घोषित कर दिया था। इन्होंने अटैक किया, लड़ाई करी, इन्होंने जीत गए, फिर इसको क्या बोला, ये तो हमारा हिस्सा है, अपने अंदर इसको क्या है, मर्ज कर लिया था, अपने हिस्से को बता दिया फ्रांस ने कि ये अब से फ्रांस का हिस्सा, ये अल्जीरिया नहीं रहा, अब ये हमारा हो चुका है, पूरा हमारा हो गया। जिसके कारण बड़ी संख्या में फ्रेंच लोग अल्जीरिया में बस गए। अब उनका हिस्सा बन गया तो सारे वो यहाँ आके, फ्रांस वाले लोग यहाँ पे आके बसने लगे। और जो उनके खुद के अल्जीरिया के लोग थे, फिर वो कहाँ जाते हैं, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा, उनके स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए, उनका गलत हो रहा है, फिर बेचारे वो क्या होंगे, विस्थापित होंगे, वो कहीं और जाके रहेंगे कि हम कहाँ जाएँ, कहीं और दूसरे देशों में शरणार्थी बनेंगे। वो ऐसे सारी दिक्कत आई। जो अल्जीरियाओं लोगों की तुलना में काफ़ी अलग थे, वो उनसे अलग थे, ठीक है। फ्रॉम उनकी भाषा अलग, उनका देश अलग, उनका धर्म अलग, वो बिल्कुल अलग,
बुरखे में रहने वाले लोग, वो बिल्कुल खुले तरीके से रहने वाले लोग, फ़र्क आ जाता है, ठीक है। इन यूरोपियों बसने वालों को और फ्रांस सरकार ने राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए हुए थे। फ्रांस की सरकार ने जो आ रहे थे ना ये लोग, जिन्हें कॉलोन कहा जाता था, इनको अधिकार दे रखे थे अच्छे लेवल के, बहुत सारे अधिकार दे दिए, और अल्जीरिया वालों के खुद के छीन लिए। तो ये कहीं बोल रहा है जिससे अल्जीरिया के मूल लोगों के वंचित रखा गया। मतलब इनको अधिकार दिए गए, जो लोग आए बाहर से, खुद के जो फ्रांस के लोग आए ना उनको दे रहे हैं अधिकार, जो उनके जिनके देश पे तुमने गलत तरीके से कब्जा किया उनको कोई अधिकार नहीं दे रहे, ठीक है। तो फिर इंसान लड़ेगा ही, फिर क्या करेंगे, हिंसा ही करेंगे, और बचा ही नहीं रास्ता। अल्जीरिया की आबादी विविधतापूर्ण थी, क्योंकि इस बर्बर, अरब और तुर्क शामिल थे, इनमें बहुत सारे लोग थे, और ये सारे ही इस्लाम वाले हैं, तीनों जो लिखे हुए सब इस्लाम वाले, मोस्टली जनसंख्या इनकी इस्लाम वाली थी, ठीक है। फ्रांसीसी शासन के विरोध प्रतिरोध ने विविध आबादी को एकजुट करने के लिए एक राष्ट्रवादी पहचान के मिथक को विकसित करने के लिए एक आधार पर प्रदान किया। अब ये कि चाहे अलग अलग उसके थे, अलग अलग प्रजाति के मान लो, लेकिन क्या है, एकजुट हो गए ये किस लिए, राष्ट्रवाद के लिए। इनको लड़ना था फ्रांस वालों के खिलाफ किसी भी तरह से, क्योंकि इनके साथ बहुत गलत हो रहे थे, सारे अधिकार छीन लिए, ज़मीनें छीन ली, नागरिकता तक छीन ली, तो बचा ही क्या था फिर इनके पास। फिर इनको एक होना पड़ा लड़ने के लिए, ठीक है। दबी हुई राष्ट्रवादी पहचान का एक सिलसिला विकसित हो रहा था, मतलब ये दबी हुए, पूरा खुल के नहीं आ रहे थे सामने, दबी हुई राष्ट्रवादी पहचान का एक सिलसिला क्या है, स्टार्ट हो रहा था। लेकिन स्थानीय आबादी के बीच फ्रांसीसी नागरिकों के फ्रांसीसी सुदृढ़ीकरण के द्वारा बीच में ही रोक दिया गया था। मतलब इनको कंट्रोल कर रहे थे, ये सारे इनको रोक रहे थे, इनकी ये जो आवाज़ उठ रही थी ना राष्ट्रवादी, इसको ये क्या कर रहे थे, रोक रहे थे। नागरिकता के आधार पे, नागरिकता दे देंगे हम आपको, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आपको नागरिकता दे देंगे, बस आपको हमारी शर्तें माननी पड़ेगी। तो ये कुछ लोग उसमें मान गए कि हम आपकी शर्तें मान रहे हैं, ठीक है। अल्जीरिया लोगों ने 1930 के दशक तक 3 विभिन्न समूहों के तहत वर्गीकृत कर दिया गया था। इनको 3 पार्ट्स में बांट दिया, क्योंकि एक अयोग्य और दमनकारी फ्रांसीसी शासन से स्वतंत्रता संबंध में उनकी धारणा अलग अलग थी। तीनों अलग थे ना, तीनों देखो, एक क्या लिखा हुआ, बर्बर, अरब और तुर्क, विचारधारा अलग थी, ठीक है। बट ये क्या है, एंड में सारे एक हो जाएंगे। पहले समूह ने नेतृत्व मेसाली हड, इनका नाम लिख लीजिए बेटा, इनके नाम लिख लीजिए, ये इन्हें किया। दूसरों का क्या किन्होंने किया है, मोरक्को ने, ठीक है, मोरक्को। ट्यूनीशिया ने किया। अल्जीरिया के स्वतंत्र राज्य को बहाल करना चाहते थे। ये सारे मिलके, इनके नाम लिख लीजिए, बोलने में डिफिकल्ट होता है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है, ठीक है, लिख के करो। इन सब ने क्या किया, स्वतंत्रता के लिए क्या किया, अपना प्रतिनिधित्व किया, लोगों का, जनता का प्रतिनिधित्व किया और नेतृत्व किया कि हमें इनसे हर हाल में आज़ाद होना है। इनके नेताओं के नाम मान लो, जैसे हमारे यहाँ पे गांधी जी वगैरह थे, वैसे इनके थे। फिर यहाँ पे आप स्टार्ट होगा इनका फुल स्वतंत्रता संग्राम वाला आंदोलन। ऐसे देखो कितनी भीड़ खड़ी है, कितने लोग ऐसे बाहर आएंगे, जैसे हमारे यहाँ पे हुआ था ना, लोग पूरा वो रैली निकालते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों का सारा सामान को जला देते थे, उनका बहिष्कार करते थे, खुद का ही सामान खरीदेंगे, उनका सामान नहीं खरीदते थे, उनसे लड़ रहे थे। जेल भरो आंदोलन चल रहा था कि सारे जेलों को भर दो, क्योंकि हम जो लोग थे, हम किससे डरते थे, हम जेल जाने से डरते थे कि वो हमें जेल में बंद कर देंगे, फिर हम हमारी ज़िंदगी ख़राब, कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे अगर जेल में गए तो। इसलिए कि जेल ना जाने के डर से कि कहीं हमें जेल जाना ना पड़ जाए, इसलिए हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे थे। तो इनके यहाँ भी ये था कि ये अलग अलग थे, ये एकजुट नहीं हुए थे। तो उन्होंने ये देखा कि हमें इनके खिलाफ़ लड़ने के लिए पहले तो एकजुट होना पड़ेगा, सारों को एक होना पड़ेगा, ताकि हम इनके खिलाफ़ बोल सकें। बहुत बड़ी पावरफुल शक्ति है, इनसे लड़ने के लिए पहले हमें एक होना पड़ेगा। फ्रांसीसी कब्जे को अपनी संस्कृति के लिए खतरे के रूप में देखते थे। अल्जीरिया वाले क्या देखते थे कि इन्होंने जो हमारे ऊपर कब्जा करा ना, हमारी संस्कृति ख़त्म हो जाएगी, हमारे को पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे, हमारे धर्म को नहीं मानने दे रहे, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए, तो हमारी जो संस्कृति है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब क्या है, ऐसे करने से क्या है, जो अल्जीरिया के लोग थे वो अब उठने लग गए, विरोध होने लग गया, वहाँ पर पार्टीज़ बनने लग गई कि लड़ना पड़ेगा हम सबको एक हो गए। अब क्या है, वहाँ पे हो गया द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस पूरी तरह से नष्ट हो गया, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची फ्रांस को, ठीक है। फ्रांस क्या हो गया, इतना कमज़ोर हो गया कि अब वो अल्जीरिया पे कंट्रोल करने लायक नहीं बचा। तो इसमें क्या हुआ, अल्जीरिया में युद्ध के बाद स्वतंत्रता की इच्छा उच्च स्तर पर चली गई। जैसे हमारे यहाँ पे हुआ था, जब ब्रिटिश वाले वहाँ पे लड़ रहे थे, तो हमें पता था यही समय है, यही पीक पॉइंट है, अगर हम अब आज़ाद हो गए तो हो गए, वरना अगर इस टाइम पे भी हम आज़ाद नहीं हो पाए ना, जब ये कमज़ोर हुए में ब्रिटिश वाले, तो फिर हम कभी आज़ाद नहीं हो पाते।
तो ये इन्होंने भी वाली चीज़ देखी कि जब ये युद्ध का टाइम पीरियड चल रहा था, जब ये कमज़ोर थे 45 का जब टाइम पीरियड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तब इन्होंने उच्च स्तर पर इनकी मांग चली गई स्वतंत्रता की, कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता की मांग आर्थिक समस्याओं से भी जुड़ी हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1945 में सेटिफ नामक शहर में झड़पें हुई, लड़ाई झगड़ा है, हिंसा होने लग गई। अल्जीरिया अब अपने देश में भेदभावपूर्ण व्यवहार के लिए तैयार नहीं था। अल्जीरिया वाले जो थे खुद, वो भेदभाव जो इनके साथ हो रहा था ना, कि फ्रेंच वालों को सारे अधिकार मिल रहे हैं, वोटिंग में उनको अधिकार मिल रहे हैं, सब कुछ सारे अधिकार उनको मिल रहे हैं, उनको कोई अधिकार नहीं मिल रहे, उनकी ज़मीनें छीन ली। तो इसके लिए ना खिलाफ खड़े हो गए वो, कि अब वो भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं झेल सकते। यूरोपीय समुदाय अल्जीरिया में अपने प्रभुत्व को त्यागना नहीं चाहते थे। यूरोप वाले क्या थे कि जिनको जो पावर्स मिली हुई थी, जिनका प्रभुत्व था, वो ये छोड़ना नहीं चाह रहे थे किसी भी हाल में। पर क्या थी, सिचुएशन ख़राब हो गई थी। फ्रांस पूरी तरीके से बर्बाद होता जा रहा था लड़ाई के अंदर। युद्ध के कारण फ्रांसीसी कमज़ोर थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कमज़ोर हो गए, सारा पैसा वहाँ पे लड़ाई करने में चला गया, और विदेशी क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन नहीं कर सकते थे। मतलब ये कि अब ये जो इन्होंने कब्जे कर रखे थे जहाँ जहाँ पे, वहाँ पे ये कुछ कर नहीं पा रहे थे। फ्रांसीसी कमज़ोरी, पहली चीज़ क्या हो गई, फ्रांस वाले कमज़ोर पड़ गए खुद। ठीक है, नई अल्जीरिया अपेक्षा, नए नए लोग अपेक्षा कर रहे थे कि हमें आज़ाद होना है। अल्जीरिया वाले सारे एक हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, फसाद हो रहे थे, हिंसा हो रही थी, क्रांति चल रही थी हाई लेवल पे। तो इन सब चीज़ों से यूरोपीय असहनशीलता ने मिलकर कि यूरोपियों को ना, हम सहेंगे नहीं जो गलत करे, ये सारी चीज़ें मिल के, इन 3-4 चीज़ों ने मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए एक आधार तैयार किया। स्वतंत्रता की लड़ाई का बेस ये सारी चीज़ें बन गई, कि वहाँ से वो कमज़ोर हुए, यहाँ से ये लोग खड़े हो गए कि अब तो लड़ना ही पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, युवा अल्जीरियाई जो यंगस्टर्स थे वो भी आ गए, राजनीतिक माहौल में प्रेरित होने लगे, सारे इसमें जुड़ते चले गए लोग ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये इनके क्या है, एक संगठन बन गया, ये सारे इसमें बन गए, फ्रंट दे लिबरेशन नेशनल। ठीक है, ये सारे FLN, ये इसका नाम लिख लीजिए, ये सारे एक संगठित हो गए, जिन्होंने क्या, स्वतंत्रता के युद्ध को आकार दिया कि हमें हर हाल में स्वतंत्र होना है। समाजवादी सिद्धांतों के आधार पर नए अल्जीरिया का संगठन करने के लिए प्रेरित था। जब फ्रांस सरकार ने यूरोपीय लोगों के तहत अल्जीरियाओं लोगों को बराबरी का दर्जा देने का इनकार कर दिया, तब हिंसा बढ़ गई। फ्रांस वाले क्या कहते हैं, इनको दर्जा दे ही नहीं रहे थे बराबर का, जो ये खुद के यहाँ के अल्जीरिया के लोग थे, उनको कोई दर्जा नहीं मिला था। तब क्या हुआ, दंगा भड़कता चला गया। अब क्या, अल्जीरिया वाले दबाव बनाए जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, हड़तालें हो रही हैं। तो फ्रांस वालों ने क्या करा कि इनको दबाने के लिए, इनके जो ये आंदोलन था, इस आंदोलन को दबाने के लिए उन्होंने क्या किया, गोलीबारी करनी स्टार्ट करी, पकड़ना, जेलों में बंद करना, लोगों को मारपीट स्टार्ट करी। ठीक है, और बोला क्या कि जो ये लोगों को मृत्यु हुई ना, जो गोलीबारी में लोग मारे गए, ये सिर्फ 1,000 है, जबकि ऐसा नहीं था। 6,000 से लेकर 40,000 तक की संख्या बताई जाती है कि इतने लोगों को इन्होंने जान से मार दिया। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, ऐसे रोडों पे आ गए थे, इतनी बड़ी संख्या में रोडों पे आ गए थे, लोगों ने ऐसे हल्ला मचा दिया था कि नहीं, अब तुम यहाँ से जाओ हमारे देश से। तो इन्होंने क्या किया, सारे नेताओं को, जितने भी क्रांतिकारी होते ना, सबको पकड़ पकड़ के बंद कर दिया जेलों में। और ये सारे को क्या कर रहे थे, फ्रीडम की मूवमेंट चला रहे थे कि हमें हर हाल में फ्रीडम करो, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें फ्री करो तुम। अभी प्रदर्शन जैसा चला, तो सारा आपको बेसिक समझ आ रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे प्रदर्शन चला था वैसे इनका प्रदर्शन चला था। बस जैसे हमारे यहाँ पे गांधी जी वगैरह का नाम बहुत फेमस है ना, वैसे इनकी एक पार्टी का नाम, एक तो ये लिख लो, इतना बहुत है, दूसरा एक लिखो MTLB, इस पार्टी का, ये पार्टी का नाम है। ठीक है, स्वतंत्र होने के लिए सबको एक साथ आना पड़ेगा। अभी ये जो पार्टी है ये बहुत ज़्यादा फेमस होती जा रही। ठीक है, इसके नेता बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं। इनको क्या करा सरकार, जो थी फ्रांस की सरकार, इसने सोचा कि हमारा भी टाइम पीरियड ख़राब चल रहा है, पहले ही हम एक युद्ध लड़ रहे हैं, इनसे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, थोड़े थोड़े कुछ अधिकार देने शुरू कर दिए कि इनको चुप करने के लिए, इनका आंदोलन दबाने के लिए। कब तक कितने लोगों को मारेंगे, सबको थोड़ी ना मार सकते। तो इन्होंने क्या करा कि हम ना इनको वोटिंग का अधिकार दे देते हैं, कि छोटे मोटे चुनाव होते हैं ना, नगर पालिका वगैरह के चुनाव हो गए, उसमें इनको अधिकार दे देते हैं कि आप चुनाव लड़ सकते हो, ताकि ये थोड़े शांत हो जाए कि हाँ भाई हमें भी अधिकार मिल रहे हैं। पर हुआ क्या, चुनाव होने के बाद भी जीत सारे यूरोप वाले ही रहे थे। चुनाव में अगर लोग सारे खड़े हो रहे हैं तब भी जीत सारे फ्रांस वाले रहे, यूरोप वाले रहे। जो ये थे ना अल्जीरिया, ये जीत नहीं रहे थे। तो ये और भड़क गए कि भाई तुम हमें पागल बना रहे हो, हम पागल हैं, तुमने पहले इतने कम अधिकार दिए, तुम वोटिंग अगर अधिकार दे भी रही हो तो फ़ायदा क्या, हमारे हम जिसको वोट दे रहे हैं वो बंदा जीत ही नहीं रहा, तुम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो ना। तो ये ऐसे करते करते इनका ये और भड़क गए, अल्जीरिया और ज़्यादा भड़क गए। और इन्होंने क्या किया, फ्रांस वालों ने, इन्होंने देखा कि मसाली हज का जो मेन बंदा है ना, जो इनका नेता है, उसको फ्रांस भेज दिया। फिर क्या हो बेटा, इनका एक नेता है जिसका नाम है मसाली हज। ठीक है, इस नाम को याद रखना, मसाली हज।
जिसने क्या है MTLB एक पार्टी बनाई। इसमें सारे लोग क्या हो गए, जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए। स्वतंत्रता का जो इनका संग्राम था ये बढ़ता चला गया। अभी इन्होंने फ्रांस वाले डर गए कि अब क्या करें, इतना ज़्यादा इनसे लड़ा जा नहीं सकता, हम पहले ही कमज़ोर चल रहे हैं, हमारा खुद का विश्व युद्ध में इतना नुकसान हुआ है। तो इनको इनका आंदोलन को दबाना इन्होंने बेहतर समझा कि इनके आंदोलन को दबाने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें छोटे मोटे अधिकार दे दो। जैसे नगर पालिका वगैरह के चुनाव होते हैं ना, उसमें इनको अधिकार दे दिए कि आप वोटिंग दे सकते हो, ताकि लोग थोड़े सही हो जाए। और जो इनकी अलजीरिया वालों की लैंग्वेज थी अरबी, मुस्लिम थे नहीं है तो इनकी अरबी लैंग्वेज थी, अरबी लैंग्वेज को क्या करा, शासकीय लैंग्वेज बना दिया। थोड़े छोटे मोटे अधिकार इनको देने शुरू कर दिए कि आपको विधानसभा में सीटें दे देंगे, कि 70 अगर मान लो 120 सीटें हैं टोटल, तो 60 फ्रांस वाले को दे दी, 60 इनको दे दी। पर हुआ क्या, ये लोग जीते नहीं चुनाव। अल्जीरिया वालों ने सबको अल्जीरिया वालों को वोट दिया होगा, लेकिन जीते ही नहीं। तो क्या हुआ, चुनाव में कोलोन ही जीत रहे थे सारे। कोलोन कौन थे, फ्रांसीसी, यूरोप वाले सारे यही जीत रहे। तो ये और भड़क गए कि भाई तुम कर क्या रहे हो, तुमने हमें अधिकार दिए भी तो हम पागल थोड़ी हैं कि हमारे वोट दिए के बाद भी सबने वोट उसी को दिया, सबको पता है वोट कौन दे किसको दे क्या है, तब भी हमारे बंदे क्यों नहीं जीते, तुम्हारे ही लोग कैसे जीत रहे हैं, तुम गलत कर रहे हो। और भड़कता चला गया। फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो मसालनी हज थे ना, इसको, ये जो बंदा था इसको भेज दिया फ्रांस ज़बरदस्ती पकड़ के, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इनकी पार्टी थोड़ी सी दब गई। लेकिन क्या हुआ कि अल्जीरिया वाले और गुस्सा हो गए इससे, कि ऐसा नहीं हुआ कि उनके जाने से पूरी की पूरी पार्टी ख़त्म हो गई। अगर एक नेता गया तो सिर्फ ये कि भावना वही रही उसकी, बल्कि और भड़क गई पार्टी। और ज़्यादा जो इनके पूरे सारे लोग थे वो और इनके फ्रांस के खिलाफ हो गए, लड़ने मरने को तैयार हो गए। अब इनका नेक्स्ट नेता जो आएगा ना, वो आएगा आर्मी वाला बंदा, ठीक है। इनका आर्मी का जो बंदा है उसका नाम है बैन बेला, ठीक है। ये कब आया है, 1915 के टाइम पीरियड में ये आया है। इसने क्या किया है, ये आर्मी वाला बंदा था, ये आर्मी का बंदा था। और इसने लड़ाई देखो फ्रांस की तरफ से ही लड़ी, फ्रांस की ही टीम में था, लेकिन था तो ये अल्जीरियाई, अब अपने देश के लिए लड़ेगा, रिटायर्ड था ये। तो अब ये आया क्योंकि ये खतरनाक इंसान था। इसने क्या किया, पावरफुल था, आर्मी के बारे में सब कुछ पता था, आर्मी मैन था ये एक टाइम पीरियड में। फ्रांस के लिए लड़ा तो था, बट अब अल्जीरिया के लिए पूरे तरीके से ये समर्पित हो गया था कि मुझे अपने देश को एक पूरी तरीके से स्वतंत्र करना है। फिर इसने भी पार्टी बनाई। अब इसकी पार्टी का नाम क्या है, FLN, ये इसकी पार्टी का नाम है। इसने पार्टी बनाई, इसमें क्या करा, इसने सेना बना दी, सेना बनाने स्टार्ट कर दी कि जैसे सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सिर्फ प्रदर्शन नहीं करना, हमें बनानी सेना। और इस सेना में जो इसने लोगों को जोड़ना शुरू करा ना, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। इसने बहुत ज़्यादा ना लोगों को जोड़ना स्टार्ट किया। 50 में ये आया और 54 में आज़ाद हो गए अल्जीरिया वाले। लड़ के इन्होंने बहुत ख़तरनाक वो करा। पूरा अल्जीरिया जो था ना वो एक हो गया। जो इन्होंने 6 पार्ट में बांट रखा था ना, छोटे छोटे पार्ट कर रखे थे, यहाँ पे ये रहेंगे, यहाँ पे ये रहेंगे, ऐसे ये जो भी कर रखा था इन्होंने, अल्जीरिया को इन्होंने क्या किया, बांट रखा था, पूरी तरीके से कब्जा कर रखा था। वो इनको छोड़ना पड़ा फ्रांस वालों को, क्योंकि फ्रांस पहले से ही कमज़ोर था। प्लस इनके जो ये नेता वगैरह आए, पहले वो मसला अली हज वाला नेता, वो भी खतरनाक था। उसने इतनी पूरी बहुत लंबे समय तक लड़ाई चलवाई, पूरा आंदोलन चलता रहा। उसके बाद उनके जाने के बाद ये बेना बैल जो आया, ये भी खतरनाक, ठीक है। इन्होंने भी पूरी आर्मी बनानी स्टार्ट कर दी कि हमें इनके खिलाफ लड़ने के लिए सबको एक होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। फिर ठीक है, फ्रांस ने पूरी कोशिश की थी कि ये देश ना छोड़े, पर क्या है, बाद में इनको देश छोड़ना ही पड़ा। सिचुएशन ऐसी कर दी इन्होंने, जैसे हमने करी थी ना, लड़ के हमने क्या क्या किया था। हमने वो करा था असहयोग आंदोलन, कि हम तुम्हारा सहयोग नहीं कर रहे, जो भी तुम बात बोलोगे हम उसे मानेंगे नहीं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन, कि हम तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे, तुम्हारे रूल्स हम नहीं मानेंगे। गांधी जी क्या करते थे, जो भी रूल बनाते थे उसको तोड़ते थे। इन्होंने रूल क्या बनाया था कि नमक आंदोलन में तुम कोई भी नमक नहीं बना सकता था। नमक एक ऐसी चीज़ है जो सब खाते हैं और बड़ा सस्ता भी होता है, कोई महंगा तो होता ही नमक, क्योंकि हमारे तीनों तरफ पानी है। पानी को, समुद्र के पानी को इकट्ठा करो, पानी उड़ जाता है, नमक रह जाता है, सस्ता ही है नमक। लेकिन इन्होंने रूल बना दिया कि नमक कोई और नहीं बना सकता, हम ही बनाएंगे, और खुद बेच रहे इतना महंगा जो इंसान खरीद नहीं सकता। अब इंसान नमक नहीं खाएगा तो मरेंगे, क्योंकि आयोडीन ना खाओ तो बीमार हो जाती है इंसान को, आयोडीन ना खाने से। नमक आयोडीन होता है ना। तो ये कि गांधी जी ने क्या किया था कि उन्होंने सारे इनके रूल्स तोड़ने स्टार्ट कर दिए थे कि जो जो ये बोलेंगे हम उसके खिलाफ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने भी, जैसे हमने इतनी सारी चीज़ें करी थी ना स्वतंत्र होने के लिए, कितने लोगों की जाने गई उसमें, है ना, वैसे इन्होंने भी बहुत कुछ किया है। पूरे इनका लंबे टाइम पीरियड तक ये चला, युवा भी जुड़ गए, नेता आ गए, सारे इनके खिलाफ बोलना स्टार्ट किया, प्रदर्शन हुए, ये सारी चीज़ें करते 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 एंड में अल्जीरिया वाले आज़ाद हुए हैं 54 में, ठीक है। अल्जीरिया को लास्ट में
एंड में जब ये बहुत बढ़ गई ना लड़ाई की, इनको ये छोड़ ही नहीं रहे, जा नहीं रहे, और ये लड़े जा रहे हैं, लड़ाई बढ़ती चली गई, लोगों की जाने लग गई, इन्होंने फ्रांस वालों ने डायरेक्ट मारना स्टार्ट कर दिया था। तब क्या हुआ है, लास्ट में मिस्र क्या है, एक देश है साथ वाला, बगल वाला देश मान लो, पड़ोसी देश जो है, उसने ना हेल्प दी थी, और उसकी हेल्प से बड़ी मतलब मदद मिली, क्योंकि कोई अगर एक देश हेल्प दे दे, है ना, पावरफुल देश आपकी हेल्प कर दे तो एक सहारा लग जाता है। तो मिस्र की मदद से और इनके खुद के सारे एफर्ट्स से 90% इनके एफर्ट्स हो गए, 10% मिस्र ने हेल्प कर दी। ऐसे करके फिर इन्होंने फ्रांस को भेज दिया, फ्रांस ने इन्हें छोड़ दिया, एंड में ये आज़ाद हो गए, ठीक है, कब 54 में। ये इनकी पूरी स्टोरी है। अब लास्ट ये बेटा कि अगर ना कुछ समझ आ रहा हो इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने पूरी स्टोरी समझा दी आपको कि क्या है पूरी स्टोरी। अब आप एक बार अपने 10 ईयर में पढ़ोगे ना, देखोगे आंसर को, क्वेश्चन आंसर देखोगे, तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। रटने वाली बात है नहीं, याद क्या करोगे इसमें, स्टोरी समझ लो, बना के आप खुद लिख दोगे अपने पेपर में। और बाकी अब भी किसी को कुछ ना समझ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।